यस, हो गया सभी का दीपावली। यस है, बोल। थैंक यू। आ रहा था है, श्री सर वहाँ नहीं खाया हुआ अभी है। सिविक लाइन जो आई थी, हाँ रेस्पिरेटरी कंप्लीट हो गया। ओके, और ओबीजी कहाँ करना था मुझे तो पता नहीं, नहीं वो छुट्टियों में हूँ, फिर भी आज ही आपको गुस्सा ही करवाना है। कौन कौन है यार, बातें बंद कर दो। मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं हूँ, छुट्टियों में हूँ, फिर भी आज ही आपको गुस्सा ही करवाना है। मैं 14 को आऊंगा, फिर गुस्सा भी बाद में करेंगे, जो भी करना है सब बाद में करेंगे, अभी नहीं करना है। यस, हाँ तो कोई है जो पहली बार आया है क्लास में, मेरी क्लास में? ओके, कुछ तो है, कोई बात नहीं। तो हम पढ़ रहे थे रिनल सिस्टम, जब हमने नया बेस स्टार्ट किया था तब से हम पढ़ रहे हैं रिनल। और रिनल सिस्टम के अंदर एनाटॉमी पार्ट जो था, फिजियोलॉजी पार्ट था, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, इन्वेस्टिगेशन भी हमने पढ़ लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स एबीजी वाला पार्ट चल रहा है, उसमें ये लाइंस वाला पार्ट जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ में आईवी फ्लूइड हम स्टार्ट, जो फ्लूइड्स का डिफिशियंसी है, हाइपोवोलेमिया वो सारा हम आज पढ़ लेंगे, और फिर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो लास्ट बचेगा आपका, पिक लाइन और पीआईसीसी लाइन। सो ये भी एक टाइप का इन्वेजिव लाइन है, इन्वेजिव लाइन है। इन्वेजिव मींस जो बॉडी के अंदर इंटरनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेजिव। सेकंड थिंग, इसको भी हम यहाँ पे दो टाइप से मैंने बताया था, एक था पेरिफेरल लाइन और एक था सेंट्रल लाइन। सो पिक लाइन हम किस पे पढ़ते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ सेंट्रल लाइन, नॉट पेरिफेरल, नाम पे नहीं जाना है, इट्स अ टाइप ऑफ सेंट्रल। सेंट्रल और पेरिफेरल में डिफरेंस क्या है, पेरिफेरल और सेंट्रल, पेरिफेरल लाइन का मतलब जो भी आप ड्रग्स या सब्सटेंस जो पेशेंट को देने वाले हैं, इंफ्यूज या जो भी आप ट्रांसफ्यूज करने वाले हैं, वो पेरिफेरल जो आपकी वेन उसके थ्रू आपके हार्ट के पास जाएगा, दैट इज नॉन एज पेरिफेरल लाइन, लाइक आईवी कैनोला। आईवी कैनोला इज अ मीडिएटर जिसके थ्रू अपन अंदर इंफ्यूज कर रहे हैं, फ्लूइड जो किसके थ्रू जा रहे हैं, थ्रू द वेन, कहां पहुंच रहा है, हार्ट के पास, दैट इज पेरिफेरल लाइन। और सेंट्रल लाइन का मतलब दैट फ्लूइड और द ड्रग डायरेक्टली रीच इनटू द हार्ट बाय दैट लाइन, उस लाइन के थ्रू हार्ट में पहुंचेगा डायरेक्टली। जैसे पिक लाइन से दोगे तो लाइन सीधी यहां तक होती है, सीटी लाइन से देंगे तो वो भी यहाँ पे होती है, कीमोपोर्ट भी यहाँ डालेगा, एकमान भी यहाँ डालेगा, ये सारी लाइंस डायरेक्टली क्या पुट कर रही है, हार्ट में, राइट एट्रियम में, दैट्स व्हाई दीस आर नोन एज सेंट्रल लाइन। ये सेंटर जो आपका हार्ट है वहां तक डायरेक्टली फ्लूइड को डाल रही है, ड्रग्स को दे रही है। तो डिफरेंस पेरिफेरल लाइन है नाम में, लेकिन ये किस टाइप की लाइन आती है, सेंट्रल लाइन के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका एग्जाम एक बार इसका फुल फॉर्म पूछा था, तो आई थिंक वो तो सबको पता होगा। फुल फॉर्म इज पेरिफेरल, पी फॉर पेरिफेरल, इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। सो इसमें हम क्या करते हैं सिंपली, तो आपका दो मेजर वेसल है, सिंपली जो बेसिक जो हमारे दो मेजर वेसल्स है, किसी भी एक वेन में आपको क्या करना है, 14 गोस का आईवी कैनुला पुट करना। बताया था मैंने कैनुला क्वेश्चन पहले, ऑरेंज कलर का जो कैनुला है 14, वो आपको पुट करना है। उस कैनुला के थ्रू हम कैथेटर को अंदर पुट करेंगे, कैथेटर अंदर जाने के बाद कैनुला हम आउट कर देंगे, और वहां पे जो आपका सिक्योरिंग डिवाइस है वो लगा के सूचर करके उसको फिक्स कर देंगे। सो ये लाइन अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपको। सो इसलिए इसका नाम क्या है, पेरिफेरल इंसर्टेड, इट इज नॉट अ पेरिफेरल लाइन, इट इज पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ये सेंट्रल हार्ट तक पहुंचा है इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैथेटर। सो पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। नेक्स्ट, पिकलाइन की बात करें तो इसको नियर बाय 6 मंथ्स तक आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके यूजेस की बात करें तो टोटल 6 महीने हैं आपके पास, अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ, इफ इट इज नॉट इन्फेक्टेड, द पर्सन हैविंग इन्फेक्शन इन द पिकलाइन, देन यू हैव टू रिमूव द पिकलाइन इमीडिएटली, तुरंत निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ, आपने अच्छे से केयर करी, तो आप कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, 6 मंथ तक बिना कोई प्रॉब्लम से आप इसको यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम इसको यूज करते हैं जब आपके पेशेंट को, आपको कीमोथेरेपी हम बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे जब हम ऑन्को पढ़ेंगे तब। कीमोथेरेपी में आप इसको मोस्टली बेसिकली यूज करते हैं जहां पे लॉन्ग टर्म तक थेरेपी चलती है, 6 साइकिल 7 साइकिल 10 साइकिल, तो वहां पे बार बार कीमो लगाना पॉसिबल नहीं होगा और बार बार वेन खराब नहीं कर सकते, तो हम क्या डाल सकते हैं, डायरेक्टली कीमोपोर्ट डाल सकते हैं। सो ये दिस पिकलाइन पुट कर सकते हैं अपन। एज ए नर्स आपका रोल इंपोर्टेंट है यहाँ पे, नर्सिंग केयर जो है वो, क्योंकि इन्फेक्शन प्रिवेंशन का रोल किसका है, आप ही का है। सो जब भी हम पिकलाइन लगाते हैं तो उसके ऊपर एक ड्रेसिंग की जाएगी, पहले इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग लगा देंगे, उसके ऊपर एक बैंडेज लगा के रखेंगे ताकि डायरेक्टली उस पर टच कांटेक्ट में ना आए जब वो यूज में नहीं आ रही है। जब आपको यूज करनी है तो निकालेंगे और विद स्टेराइल ग्लव्स, इन्वेजिव जो आपकी टेक्निक्स है, असेप्टिक टेक्निक्स है, उनके थ्रू ही आपको इसको यूज करना है। नॉन सेप्टिक टेक्निक्स या सेप्टिक जो भी है टेक्निक्स उसके साथ नहीं जाना है, नहीं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये डायरेक्टली हार्ट में है तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैलेगा और पूरी बॉडी इन्फेक्ट हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है एज ए नर्स की इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस लाइन में नहीं कॉस्टली आती है, आई थिंक 30 to 50,000 कॉस्ट इसकी एक लाइन की होती है, और इतने पैसे पेशेंट के बेचारे क्या जाएंगे, वेस्ट जाएंगे आपकी वजह से। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, लाइन ब्लॉक। बहुत लंबा लाइन है, यहाँ से यहाँ तक है, और अंदर अगर ब्लॉक हो गया तो फिर लाइन यूज में नहीं आएगा। और ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन को फ्लशिंग करना पड़ेगा। यस और नो? सो फ्लश करने के लिए क्या करोगे, कितनी फ्रीक्वेंसी के से हम इसको कितने टाइम के लिए फ्लश करेंगे। तो दो ऑप्शन आते हैं, लाइन इज इन यूज और लाइन इज इन नॉट यूज। जैसे हमने सीटी लाइन के साथ में भी देखा था, याद होगा। सो जब लाइन ये पिक लाइन जैसे मान लीजिए लगा दी, पेशेंट को कीमो दे दिया, अब कीमो दे दिया, डिस्चार्ज हो रहा है, पेशेंट घर जा रहा है, अब अगली साइकिल आएगी 10 दिन बाद, यानी 10 डेज तक यूज नहीं होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, फ्लशिंग। फ्लशिंग की हम बात कर रहे हैं, वंस ए डे, वंस इन अ वीक, और वंस इन अ मंथ, और वंस इन अ ईयर। सो वंस ए डे आप फ्लशिंग करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्लश द लाइन एट होम एवरी डे, एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू फ्लश द लाइन एवरी डे एट होम। क्यों? क्योंकि वो लाइन मैंने भी बोला ड्रेसिंग लगा के आप घर भेजोगे, पूरा पैक करके भेजोगे, रोज वहां पे ड्रेसिंग नहीं कर सकते, रोज फ्लशिंग नहीं कर सकते, पेशेंट खुद से करेगा तो इन्फेक्ट कर देगा, और लाइन को फ्लश करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है।
क्यों नहीं है? बिकॉज जैसे हम सेंट्रल लाइन की बात करें और पिक लाइन की बात करें तो दोनों लाइन में डिफरेंस है। सेंट्रल लाइन जो है वो बहुत शॉर्ट लाइन है, इतनी सी लाइन है, यही है डायरेक्टली। लेकिन पिक लाइन एक लेंथ में क्या है, लॉन्ग लाइन है, और इसमें ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा है पिक लाइन के अंदर। सो इन्फेक्शन सॉरी ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे हेपाइन यूज नहीं करेंगे, वी विल नॉट यूज द हेपाइन। पिक लाइन या फिर कीमो जो डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर लाइक आपने कीमो देना था, आपको कंप्लीट हो गया, नाउ पेशेंट इज डिस्चार्जिंग, पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी लाइन है उसको एंटी थ्रोम्बोलाइटिक, सुना है, जो एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स आती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीपीए, सुना है, टीपीए ड्रग, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टीपीए, नहीं सुना है? सीवी स्ट्रोक पढ़ते तो कौन सी ड्रग देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्ट्रोक, दैट इज टीपीए ड्रग, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, वही तो यूज करते हैं स्ट्रोक में। थॉमस बन गया, उसको ब्रेक करने के लिए यूज करने वाली है, एल्टीप्लेज और लाइक यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये जो ड्रग्स होती है वो हम यूज करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, इनके साथ में क्या कर देंगे, इनको जैसे आपने यूज किया कंप्लीट हो गया तो उस लाइन को उसके साथ प्रेस कर देंगे, तो लाइन के अंदर क्या फिल हो जाएगा, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, और ये एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट थ्रोम्बस को ना तो बनने देगा, और ना अगर बन भी गया तो उसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, थ्रोम्बस को ब्रेक करने वाली ड्रग है। सो वो आप 6 दिन 10 दिन 15 दिन उसको रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी आप अगली बार यूज करेंगे वो लाइन बिल्कुल आपको फ्रेश मिलेगी, बिल्कुल नॉर्मल आपको जैसी है वैसी ही आपको मिलेगी, तो इसको डेली प्लस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो नीड फॉर प्लस एवरी डे, क्लियर। चलो यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे देख लेते हैं। पिक लाइन इज द पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर और ब्रेकियल एंड सिफिलिक इज द मोस्ट कॉमन साइट यूज्ड फॉर अप टू 6 मंथ, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्लेसमेंट इज द चेस्ट एक्सरे, तो जितनी भी इन्वेजिव लाइंस हम डालते हैं उन सब का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, चेस्ट एक्सरे, ऑल इन्वेजिव लाइंस, कुछ भी हो हर एक लाइन का कंफर्मेटरी टेस्ट आपका क्या होगा, चेस्ट एक्सरे, ये है लाइन। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट जो नीचे ब्लू दिख रहा है, ऊपर वाला थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, लाइट ब्लू है, यहाँ से इंसर्ट करके ये वेन के अंदर है पूरा, और ये कहाँ पहुंचेगा, एट द राइट एट्रियम जो है वहां पे पहुंचेगा, ये वाला पार्ट आपको बाहर दिखेगा, इधर वाला पार्ट, इसको आपको ड्रेसिंग लगा के रखना है प्रॉपर। ये पिक्चर क्या आया था एक बार एग्जाम में पूछा था कौन सी लाइन है, तो अगर ऐसा पिक्चर आता है तो आंसर क्या देना है, दिस इज नॉन एज पिक लाइन, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, क्लियर। जो लोग दीपावली पे गए अभी तक आए नहीं वापस, यस आगे, लेकिन मुझे तो कम दिख रहे हैं, जो पहले थे उससे तो कम है, नहीं है कम आ रहे, पता नहीं सर हमें क्या पता, आगे पता नहीं क्या बोल रहे हो पीछे से। नॉर्सेट का लिस्ट जो है बहुत जल्दी आने वाला है, नॉर्सेट अलॉटमेंट आने वाला है अभी, जो फाइनल लिस्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो आएगी, फिर हम यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे आपके सामने, और फिर आपके नॉर्सेट 8 की तैयारी करेंगे, आने वाला नॉर्सेट वापस अप्रैल में, अप्रैल है ना, 12 अप्रैल को आने में बहुत कम टाइम है, ऐसे निकल जाएगा, 12 अप्रैल ऐसे आ जाएगा, और हम नॉर्सेट 9 की डेट भी आ चुकी है, आ गई क्या, है ना, तो उसके लिए भी आपको तैयार नहीं रहना, हमें रहना तैयार, आपको तो 8 तक बहुत है, ठीक है, मूव करें नेक्स्ट। अभी ट्यूसडे को पेपर नहीं हुआ था, लास्ट वीक में क्लासेस नहीं हुई थी, तो इस वीक में आपकी 6 क्लासेस होगी सारी, और पेपर होगा, और ब्रेक जो था वो हो चुका है ऑलरेडी दीपावली का, अब उसको भूल जाए, और अब अगली होली आएगी मार्च में, तो उसमें ब्रेक नहीं लेंगे, उसमें सीधा एग्जाम छुट्टियां करके एग्जाम देंगे डायरेक्ट, और एग्जाम ही देना है आपको, तब तक कोई छुट्टियां नहीं, कोई न्यू ईयर कुछ नहीं, पढ़ते रहना है सबको कंटिन्यूटी के साथ में, और मेहनत करते रहना है। बाकी कुछ अवेलेबिलिटी और उसके इश्यूज रहते थे, हम इतना टाइम नहीं दे पाते थे आप लोग पढ़ाने के अलावा, जो हम बात करते हैं आप लोग कुछ इश्यूज लेके आते हैं, डाउट लेके आते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं होता है हमारे पास, हम इतने भागते रहते हैं, दो तो क्या 3 लाइफ चल रही है, एक फैमिली लाइफ, एक एम्स लाइफ, और एक टीचिंग लीडर वाली लाइफ, और तीनों को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आफ्टर दिस 13 नवंबर 14 से जब मैं रिटर्न आऊंगा तब मैं 2 ही लाइफ रहेगी मेरे पास कुछ टाइम के लिए, एक लाइफ घर शिफ्ट हो जाएगी फैमिली लाइफ, उसमें मैं नहीं रहूंगा कुछ दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए, तो तब तक हम यहाँ पे फुल टाइम आपके लिए रहेंगे, तो आई थिंक आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। सो टिल अप्रैल जब तक मार्कशीट नहीं है तब तक हम इधर अवेलेबल रहेंगे फुल टाइम, एम्स और एम्स के बाद यही पूरे दिन भर चाहे क्लास हो नहीं हो, तो आपके जो भी अगर एक्स्ट्रा डाउट्स या कुछ भी लगे आपको पूछना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वैसे आप लोगों को डाउट तो ऐसे कुछ होता नहीं है, सो इंटेलिजेंट, कुछ भी आपको डाउट्स कभी नहीं रहता है, फिर भी अगर किसी को लगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अब इसका रिक्वायरमेंट आई थिंक नहीं है, ठीक है, चलिए आगे, पिक लाइन नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पिक लाइन, सो मेजर कॉम्प्लिकेशंस ब्लीडिंग हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है, सो इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एंड ब्लीडिंग, तो दो ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन, और दोनों में भी सबसे कॉमन क्या है आपका इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ भी हम जो आपका CLAB ऐसे ही बताया मैंने, क्लैप्सी सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, तो ये आपका चेकलिस्ट होता है, ये चेकलिस्ट आई थिंक मैंने पहले उस दिन लिखवाया भी था सीपी लाइन के साथ में, तो ये चेकलिस्ट आपको यूज करना है, और इसमें 2 पार्ट है, इंसर्शन पार्ट और एक आपका केयर पार्ट, दोनों ही आपको फॉलो करने हैं, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए इंसर्शन के टाइम, और उसके बाद जब आपकी लाइन लग जाए तो उसके बाद केयर के टाइम इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो दोनों आपको फॉलो करना है, ड्रेसिंग प्रॉपर रखनी है। सो इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एंड द सेकंड वन इज ब्लीडिंग। क्लियर है, नेक्स्ट यूजेस ऑफ पिकलाइन, तो अभी बताया मैंने, लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए कीमोथेरेपी, या अगर एंटीबायोटिक थेरेपी लंबी चलने वाली है तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं, पर मोस्ट कॉमन हम यूज क्या करते हैं इसको
कीमोथेरेपी जो है वहां पे ज्यादा यूज होता है। द नेक्स्ट लास्ट लाइन जो है आपके पास वो है इम्प्लांटेबल पोर्ट, जो हम और ज्यादा अगर आपको लॉन्ग यूज चाहिए, इफ यू रिक्वायर्ड फॉर ईयर्स, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर और समटाइम 3 to 5 ईयर तक भी आप इसको यूज कर सकते हैं पोर्ट को। तो अगला जो है इम्प्लांटेबल पोर्ट, लिखिए। नेक्स्ट इज इम्प्लांटेबल पोर्ट या कीमो पोर्ट। करें मूव। ये बीच में खाली क्यों है भाई? है? एक ही दिन आगे बैठना था क्या पीछे वालों को? वो खाली पड़ा 2 बेंच तो। ओके, बीच में चले गए ऐसे कौन थे भाई? है? अभी पता कराता हूं मैं। बीच में चले गए मतलब उनको क्या ओबीसी पढ़ना था, है ना? ओनली ओबीसी पढ़ना था उनको, ऐसा है? चलो आगे देखते हैं। देखो एक कंडीशन होती है टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मेरा, सबका। और अगर किसी को ऐसा लगता है वो अगर गया कोई गए यहाँ पे ओबीसी पढ़ने आए बस हो गया आप चलते हैं बस चल दिए बेग लेके, तो पहले तो है कि ऐसा कोई रूल है नहीं, पता नहीं होगा मुझे या किसी को पता चला नहीं होगा इसलिए कोई गया होगा तो ठीक है, उनको देख लेंगे कल। बाकी घर जाने के बाद अगर 2 घंटे यहाँ बैठोगे जो हम आज पढ़ रहे हैं और वो घर जाके बैठे होंगे या जो भी कर रहे होंगे चाय पी रहे हैं जो कर रहे हैं, वो अपने टाइम को सिर्फ क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे। 1 मिनट भी उसमें से कोई भी टाइम उनका यूटिलाइज प्रॉपर नहीं होने वाला है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए टाइम वेस्ट करने से ज्यादा बेटर है आप बैठ के उसको पढ़ भी लिया तो रिवाइज करें। मैं तो कहता हूँ जिसने ये बोलता है कोई आके मुझे बोल दे कि हमने सरेनल पढ़ लिया पहले आपसे या किसी और से भी पढ़ा कोई बात नहीं, और उसको ये क्वेश्चन भी पूछ ले बता देना मैं नहीं पढ़ाऊंगा भली छोड़ दूंगा मैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। आप लोगों को पढ़ने और पढ़ाने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक बार पढ़ा दिया ना मतलब हमारा हो गया, अब आपको आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है। और उसका मतलब आपको आना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, मेरे को आए नहीं आए वो मतलब नहीं है। मुझे पढ़ना थोड़ा है, मुझे एग्जाम भी नहीं देना, कुछ नहीं करना मेरे को। इंपॉर्टेंट किसके लिए है? आपके लिए। 4 क्वेश्चन देते हैं वो ही नहीं आते, फिर बोलते हैं हमने तो बहुत किया था पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बंक मारना भाग जाना ये करना है। मैंने भी बोला है आपके पैसे हैं बहुत मुश्किल से आते हैं पैसे, पैसे जब आप कमाओगे ना और फिर जब कोई मांगेगा ना आपके घर वाले भी मांगेंगे तो आप थोड़ा ऐसे करोगे ऐसे खर्च करा रहे पैसे, क्यों? बहुत मुश्किल से आते पैसे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसों के लिए। आपको लग रहा होगा जिनको अभी इजीली मिल रहा है ना उनको अभी फील नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप इस फेज में पहुंचोगे जब आपसे कोई ले रहा होगा, जब आपकी जेब से पैसे किसी को देने पड़ेंगे ना तब आपको लगेगा यार सच में बहुत मुश्किल से आते हैं। बाकी जेब खाली रहती है, किसी की जेब में पैसे नहीं टिकेंगे। तो इसीलिए घर वालों ने अगर पैसे दिए हैं कोचिंग के लिए तो उसको यूटिलाइज करो प्रॉपर। एक बार पढ़ लिया तो क्या मौका मिल रहा है ना, भेजो दूसरी बार, और दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार मिल रहा है तीसरी बार भेजो। मैं लाइक मेरे इस लैपटॉप में तो ठीक है जो भी होगा, पर मैं इतने वीडियोस देखता हूँ बैठ के। एक बार अभी मैं जब मैं अपनी वीडियो देखता हूँ दूसरों को नहीं, मैं आता हूँ गाड़ी में, मेरी गाड़ी में वापस जाता हूँ तो मैं इस क्लास को चला के बैठ रख देता हूँ ताकि वो चलता रहता है। मैं भूल जाऊंगा बाकी कहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है, कहाँ से सोडियम जा रहा है, कहाँ से पोटेशियम आ रहा है, क्या पता चलेगा? रिवीजन तो चाहिए होगा ना। नहीं आप सोच रहे हो एक बार में नेपन बना दिया अब ये परमानेंट हो गया, नहीं होगा परमानेंट। मैं उसको चलाता रहता हूँ रिपीट टेलीकास्ट में, चलता रहता है वो ऐप में मेरे पास है कोर्सेस, वहां से मैं सुनता रहता हूँ, चलता रहता है, रिवाइज होता रहेगा। और उसको मैंने कितनी बार सुन लिया होगा पर कभी ऐसा नहीं कि बोर हो गया यार अब इसको बंद करो, उसमें और इंटरेस्ट आता है अगली बार और कुछ नया करने की सोचते हैं। आप लोगों को लगा एक बार पढ़ा दिया बस हो गया, ऐसे ओबीसी बन गया तो बस बाकी तो सब हो गया, बाकी 90% में से कुछ नहीं आता, बस ओबीसी रहेगी वो आती नहीं सर। कभी आता क्या है वो भी नहीं आता है, और पहले वाला तो सर हम देख लेंगे, बाद में वो भी नहीं आता पर देख लेंगे। पीडियाट्रिक बच्ची है वो करा दो बाकी सब हम देख लेंगे। क्या देख लोगे? देख ही रहे हो ना, नॉट सेट 1 से लेकर नॉट सेट 7 हो गए, सब देख रहे हैं। और मैं अभी बोल रहा हूँ 8 भी हो जाएगा और 9 की डेट आ रखी है, आपको पहले इसलिए बोल रहा हूँ मैं। जो लोग 7 का सोचते थे ना वो हो गया 7, अभी भी अगर आप सपने में हो तो देख लो खत्म हो गया 7। उसका मेन रिजल्ट होगा थोड़े दिन बाद उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, रिजल्ट आते ही 1 मंथ में ज्वाइनिंग, पर उनके पास सैलरी में आने लग जाएंगे जो आपके पास बैठे थे यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे थे, कोई दूसरे तो थे नहीं। ये सुनो आएंगे उनको मिलेंगे, लेकिन जिन्होंने मेहनत नहीं करी वो अगले में जाएंगे, और जो ऐसे भाग जाएंगे वो अगले में जाएंगे, पता नहीं वो कब तक जाएंगे कितने नोट तक पहुंचेंगे। तो इसलिए बंक नहीं करना है, आपका अपना पैसा आपका अपना टाइम और सब कुछ आपका है, बंक नहीं करना है, क्लासेस भागना नहीं है। और भाई मेरा मानना है अगर आपको लगे कि नहीं तो हम तो बाद में पढ़ा देंगे आपको, पहले क्या पढ़ना है वो बोलो, वो पढ़ा देते हैं। रिनल नहीं पढ़ना है भाई, उनके कोई दोस्त हो तो उनको पूछ के आना क्या क्या पढ़ना है उनको, वो पहले मैं लिस्ट पे डाल के पहले वो पढ़ा देंगे। ओबीजी पीडियाट्रिक और कुछ बचा है, क्या बचा है और क्या बचा है पहले वालों का? जेनेटिक्स अभी तो पढ़ा है 4 दिन पहले, हाँ आए नहीं होंगे आप शायद। स्केलेटल, हाँ स्केलेटल और कुछ, हाँ लिम्फेटिक और कुछ, बस यही है। ओके चलो आगे इधर आज पढ़ लेते हैं, कल से सारी आपकी वही क्लास लगा देंगे, हमारी सबसे लास्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये क्या आ गया? सो नेक्स्ट इज इम्प्लांटेबल पोर्ट। इम्प्लांटेबल पोर्ट या इसको मदरबोर्ड में क्या बोल सकते हैं? कीमो पोर्ट। इट्स आल्सो है लॉन्ग टर्म यूज, लॉन्ग टर्म नहीं वेरी लॉन्ग टर्म हम इसको बोल सकते हैं, वेरी लॉन्ग टर्म 3 to 5 इयर्स, 3 से 5 साल तक ये लाइन यूज आती है। और इस लाइन को डालने के लिए सर्जरी करना पड़ेगा, यू रिक्वायर्ड सर्जिकल प्रोसीजर। सो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी यहाँ पे ओटी के अंदर ये प्रोसीजर होगा। इस लाइन को डालने के लिए जो कॉस्ट आता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नियर बाय 1 to 1.5 लाख रुपीस का कॉस्ट होता है, ज्यादा कॉस्टली होता है, और इसीलिए यहाँ भी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप पोर्ट डलवा रहे हैं तभी इन्फेक्शन को प्रिवेंशन, और उसके बाद उसको यूज करें तभी इन्फेक्शन प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका रोल बहुत बड़ा है, बहुत कॉस्टली सर्जरी होता है। प्रेजेंट लाइक अपने कल ही पोर्ट डाला, एम्स में नहीं है कॉस्ट, एम्स में जो पैसे लगते हैं वो कुछ नहीं लगते हैं और ये है, लेकिन बाहर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे लगभग 1 to 1.5 लाख रुपीस चार्जेस है इसके, और उतना कॉस्ट होता है, पर हम इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में लगवाते हैं। लाइक कल ही हमने एक पोर्ट डाला था जो कीमो पोर्ट हमने पुट किया था,
तो यूज इन पेशेंट रिक्वायर्ड वास्कुलर एक्सेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम 3 to 5 years. इट इज वेरी कॉस्टली, सो स्टेरिलिटी इज द मेन कंसर्न. कॉस्ट वाइज ज्यादा है तो आपको ध्यान क्या रखना है, स्टेरिलिटी. जब हम इस पोर्ट की बात करते हैं तो इसके लिए डालने के बाद एक स्पेशल नीडल आती है, अभी पिक्चर में मैं दिखाऊंगा. इम्प्लांटेड अंडर द स्किन अंडर जनरल एनेस्थीसिया. इसको डालने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये एक पर्सन है, इसको जो आपका चेस्ट का जो फेट है यहाँ पे एक छोटा सा इंसिजन लगाते हैं और अंदर एक स्पेस क्रिएट करते हैं, और उस स्पेस के अंदर क्या करेंगे, पोर्ट जो होगा, इसको पोर्ट जो मैं दिखाऊंगा उसको अंदर डाल के सूचर करेंगे, अंदर पैक कर देंगे. इसका जो कैथेटर होगा उस कैथेटर को यहाँ से नीचे स्किन के अंदर एक टनल बना के, यहाँ जैसे डाला आपने तो यहाँ से अंदर एक टनल बनाएंगे और उसको सीधा कहाँ लेके जाएंगे, नियर टू द, यहाँ ओपन करेंगे, राइट एट्रियम के ऊपर की तरफ निकाल देंगे कैथेटर को. फिर यहाँ वापस ओपन करके जो आपकी मेजर वेसल्स है, जो आपकी सबक्लेवियन या फिर जुगुलार जो है उसमें पुट करते हैं इसको. तो इसके अंदर आई थिंक पिक्चर होगा, मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको. ये हो गया. ये पॉट बाहर विजिबल नहीं होता है, अंदर ही रहता है, स्किन के अंदर रहेगा. आप सिर्फ उसको पाल्पेट करने पे फील कर सकते हैं. ये बाहर विजिबल बिल्कुल नहीं होता है, कुछ नहीं दिखता है बाहर. लाइक पिक लाइन बाहर दिखेगा, एक इश्यू हो जाएगा, लेकिन ये पोर्ट नहीं दिखेगा, विजिबल नहीं होगा, अंदर ही रहेगा. आराम से पर्सन 3 to 5 ईयर तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. जब हम पिक लाइन डालते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है. पिक लाइन डालने के बाद पेशेंट 6 महीने तक हाथ ऐसे ही रखता है, उसको हिलाता ही नहीं है. उसको कितना ही बोलते हो उसको डर लगता है, वो हाथ ऐसे रखेगा. देखा आप लोगों ने, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, लाइक नीडल ये अपना आईवी कैमरा लगा दिया, उसके बाद जब तक किलोना तब तक हाथ ऐसे रहेगा उनका. बस घूमने तो ऐसे घुमाएंगे, हाथ को यूं नहीं करेंगे, हाथ को ऐसे रखेंगे पूरे दिन पर. बेडशीट ऐसे किसी ने ऊपर डाल दी तो पूरी उसको ऊपर कर, ये क्या कर दिया मैंने, होता है. वो उनको नहीं पता आईवी कैमरा तो है, उसमें क्या है, कुछ नहीं होने वाला, पर उनको लगता है बहुत प्रॉब्लम होगी. सबसे बड़ा वो पार्ट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन आ जाता है. अब पिक लाइन तो 6 महीने रहने वाली है और बाहर इतनी बड़ी लिख रही है, इतना बड़ा अंदर है, वो बेचारा सोच सोच के हाथ ऐसे कर लेता है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चर, हाथ ऐसे हो जाएगा परमानेंट. यार साइकेट्रिक में पढ़ाया होगा सर ने, साइकेट्रिक में पढ़ाए थे कन्वर्जन डिसऑर्डर, कन्वर्जन पढ़ाए थे, अभी तो पढ़ाए 2-4 दिन हुए होंगे. कन्वर्जन जिसमें मैं भी, मुझे भी याद नहीं आ रहा. कन्वर्जन के टाइप्स है हिस्टीरिया, हिस्टीरिया और कन्वर्जन दोनों लगभग सिमिलर जैसे होते हैं. एक ही है, एक तो नहीं है, अब लगभग सिमिलर है. पर जब कन्वर्जन डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे. लाइक पेशेंट बोल रहा है कि मेरा हाथ पैरालाइज हो गया, कुछ हुआ नहीं, लेकिन पेशेंट क्या बोल रहा है, पैरालिसिस है, वीकनेस है, मेरे को मना कि हाथ ऐसे रखना है. और वो बेचारा 6 महीने ऐसे रखता है, और ऐसे रखने से जो नहीं हुआ वो हो जाता है सच में, हाथ परमानेंट ऐसे हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्चर हो गया, परमानेंट पैरालिसिस हो जाएगा. सो वो कन्वर्जन डिसऑर्डर हम देखते हैं. और जो आपका हिस्टीरिया है वो एक टाइप का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, जहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है, अब क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, तो क्या नाटक करेगी, करेगी, क्योंकि वहां करेगा नहीं होता है, वो फीमेल में होता है. और हिस्टीरिया वर्ड इज आल्सो फॉर फीमेल, पहले भी बताया ना, नहीं बताया ना. हिस्टीरिया फॉर हिस्ट्रा, हिस्ट्रा मतलब यूट्रस, यूट्रस इज ओनली फॉर फीमेल. एंड हिस्टीरिया जो डिसऑर्डर है वो भी फीमेल में होता है. हिस्टीरिया डिसऑर्डर एक अनस्टेबल डिसऑर्डर है, इसमें पर्सन फीमेल स्टेबल नहीं रहती है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है. लाइक एक गर्ल्स, इसको फीवर आ गया, बुखार, छोटी सी बीमारी है. पहले मैं एक एग्जांपल देता, जीमने वाला, जीमना जानते हो, जीमना अभी सीजन आने वाला थोड़े दिन बाद, जब शादी का सीजन आएगा जीमना जीमन होगा. फिर तो एक गर्ल्स जो है जीमने जाती है, जब जीमने जाती है तो वहां पे सब क्या नए नए कपड़े में सब रेडी होके जाते हैं, लेकिन जब अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी होती है तो वो अलग ही रेडी होते हैं, वो ज्यादा रेडी होते हैं थोड़ा, क्योंकि उनको क्या चाहिए, सबका अटेंशन. तो जीमने गई रेडी होके ऐसे हाई हील पहन के, फिर वो उसे चल रहे हैं, बट वहां पे जाने के बाद कोई देख नहीं रहा, अटेंशन नहीं दे रहा कोई, कोई भी उसको ना तो देख रहा है, खाने वाला वो उसमें थाली में देख रहा है, परोस रहा है, वो देख रही है मेरे को अटेंशन चाहिए, कोई इसमें डाल रहा है, बेचारी परेशान हो गई. अब क्या करें, जब अटेंशन कोई नहीं देगा, हिस्टीरिया डिसऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब अटेंशन कोई नहीं देता है तो उनका एंजाइटी क्या होता है, इतना यहाँ ऊपर आ जाता है. अब उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए जो उनके बॉडी के अंदर एंजाइटी का सिम्टम है उनको फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट करते हैं, और उस एंजाइटी की वजह से वो क्या करेंगे, जो ग्राउंड है उसके सेंटर में गई और वहां जाके सीधा वो नीचे गिर, जैसे गिरी सारे लोग वहां गए और सब उसी को देख रहे हैं, क्या हो गया, ये गुलाब जामुन, पानी, ये जूस, सब उधर सब है, अकेला वो देख रही है, फिर वो एक आंख खोल के देखती है चारों तरफ, और सब मेरे को देख रहे हैं, अटेंशन मिल गया. दिस इज नॉट इज प्राइमरी बेनिफिट. दो गेन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सेकेंडरी और होता है सिंपैथी, बेटा ध्यान रखा करो, ऐसे कमजोरी आ गई, ये करो, हो रहा, बस ये तो चाहिए मेरे को. दिस इज नॉट इज हिस्टीरिया. बाकी तो सर ने पढ़ा दिया आपको, तो हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं. इम्प्लांटेबल पोर्ट, सर्जिकली इम्प्लांटेड अंडर स्किन, और ये तो हो गया. वो एक्सेस, ये लाइन तो हो गया, ये वाला लिखना है. द पोर्ट रिक्वायर्ड पाल्पेशन एंड इंजेक्शन थ्रू द स्किन इनटू द सेल्फ सीलिंग पोर्ट विद अ नॉन कोरिंग नीडल सच इज हुबेर पॉइंट नीडल. ये नीडल जो होती है वो जैसी होती है, इस तरह का नीडल होता है, जैसे बटरफ्लाई नीडल हमने देखी थी. सो ये दोनों इसके विंग, आगे का पार्ट जो इससे 90 डिग्री बेंड होता है. आपको क्या करना है, पहले पोर्ट को पाल्पेट करना है, पाल्पेट यानी अपनी ये दोनों फिंगर यूज करनी है, इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर दोनों को, और पोर्ट को ऐसे होल्ड करना है स्किन के साथ में. अब उसको इधर उधर मूव नहीं होने देना है. जो पोर्ट का जो टॉप पार्ट होता है, यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ सीलिंग पोर्ट, ऑटोमेटिक वो वापस सील हो जाता है, उसके अंदर रबर होता है, पंक्चर करेंगे लग जाएगा नीडल, जैसे नीडल निकालोगे वापस क्लोज हो जाएगा, उससे लीक नहीं होगा. तो पोर्ट को होल्ड करना है, नीडल को 90 डिग्री उसमें पंक्चर करना है और वहां पे फिक्स कर देना है टेगाडम लगा के, और फिर बिल्कुल चेक करना है, ब्लड आएगा आप ड्रग दे देंगे. जैसे ही आपका यूज हो गया फ्लश करेंगे, नीडल को निकालेंगे और ऊपर बैंडेज लगा के पेशेंट को घर भेज देंगे. कोई भी ड्रेसिंग अदर कुछ रिक्वायर्ड नहीं होगा, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं उतना ही दर्द होता है और कोई पेन या कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा. नीडल का नाम पूछ ले तो ह्यूमन नीडल आती है, इस तरह की नीडल. नेक्स्ट, पेटेंसी इज मेंटेन्ड बाय पेरियोडिक फ्लशिंग विद डाइल्यूटेड हेपरिन सॉल्यूशन. जब आप इसको यूज करें तब किससे करना है, हेपरिन से. जब यूज नहीं हुआ है तो फिर आप क्या डाल सकते हैं, जब पेशेंट घर जाने वाला था
एंटी थ्रोम्बोटिक जो एजेंट्स है वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी अगर ये ब्लॉक हो गया, इफ दिस कैथेटर इज ब्लॉक, जैसे ये पोर्ट आपने लगा दिया, ये पोर्ट इस तरह से, और ये कैथेटर ब्लॉक हो गया, तो आप क्या करेंगे? कैथेटर को आउट कर देंगे, कैथेटर को हेपारिन से प्लस करेंगे, लाइक पेशेंट को आपने लगा दिया, यूज कर दिया, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया, 2 महीने बाद वापस रिटर्न आया, आपने देखा पेशेंट का की ब्लॉक हो गया, ब्लड नहीं आ रहा है, अब ना जा रहा है ना आ रहा है, रिटर्न भी नहीं आ रहा है ना अंदर जा रहा है, अब आप क्या करोगे? इसको आउट कर देंगे, हेपारिन से प्लस करेंगे और कुछ करेंगे? क्या करोगे? यहाँ पे ब्लॉक हो गया, डिस्कार्ड करेंगे या और कुछ करेंगे? आउट करेंगे, प्लस करेंगे, किससे? सो याद रखिए, ब्लॉक किससे हुआ है? कुछ भी है, बना क्या? थ्रोम्बस बना है, बना तो थ्रोम्बस ही है ना। थ्रोम्बस को ब्रेक करने वाली ड्रग एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, तो इमीडिएटली किससे इसको प्लस कर दो, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। ये जो आपका जो भी क्लोट है वो सारा ब्रेक हो जाएगा और कैथेटर वापस क्या हो जाएगा? ओपन। इसको रिमूव तभी एक ओनली वन कंडीशन जहां पे इसको इमीडिएट रिमूव करना है वो है इंफेक्शन। ये पोर्ट इज इन्फेक्टेड, देन वी रिमूव द पोर्ट, अदरवाइज हम रिमूव नहीं करते। इसको क्या करेंगे? प्लस करके जो एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है उसे प्लस करके इसको ब्रेक करेंगे और वापस यूज करना स्टार्ट कर देंगे। लाइक एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब मैं स्टार्टिंग में ऑन्को डे केयर में वर्क कर रहा था दिल्ली के अंदर, और वहां पे कैसे पेशेंट का पोर्ट मैंने आउट किया, नीडल आउट किया, पर मैं उसको फ्लश करना भूल गया। नीडल को निकालने से पहले फ्लश करना है सो अंदर क्लोट ना बने, अब भूल गया मैं। और वहां जो पेशेंट्स होते हैं वो पेशेंट बहुत, और पेशेंट इंटरनेशनल पेशेंट था, सो भूल गया मैं। तो अब उसने पूछा मुझसे, मैं क्या बोलूं इसको? मैं मना करूंगा तो ये बोलेगा पता उल्टा प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा आरएन कहीं जाएगा। सो मैंने बोला यस, डोंट वरी। उसने वो तो मान ले, हम बोलेंगे वही करेंगे, उनको क्या पता है। अब मैं घर गया, घर जाने के बाद पूरी रात भर वही सोच रहा हूं मैं, उसका पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा तो फिर बुलाएंगे किसको? नीडल आउट किसने किया? नीडल आउट किसने किया? मैंने। भले वो पेशेंट अब 1 महीने बाद आएगा, पर रिकॉर्ड तो है ना कि लास्ट टाइम इस पेशेंट के साथ कौन सी नर्स थी या था, तो मैं था, मैंने आउट किया था, रिकॉर्ड में है तो लिखा हुआ। सो फिर मैंने दूसरे दिन गया वहां पे, जो हमारा सीनियर पर्सन था उससे मैंने पूछा ऐसे ही, मैंने ऐसे उसके बारे में वैसे बोला, मान लो ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगर कभी पोर्ट ब्लॉक हो जाए तो मैं क्या करूंगा? सो उसने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं, नो इश्यू, डोंट वरी, कुछ नहीं करना है, जस्ट वहां कोई लोडेड इंजेक्शन होते थे एंटी थ्रोम्बोलाइटिक के, जो ऑलरेडी यूरोकाइनेस के इंजेक्शन आते थे, तो जस्ट 1 ml का ये यूरोकाइनेस इससे प्लस करेंगे ऊपर हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं, अगर कभी ऐसा हो जाए तो। मैंने कहा ठीक है फिर तो। फिर उस 1 month के बाद मैंने ध्यान रखा कि वो पेशेंट आए तब मुझे असाइन होना चाहिए, किसी और को असाइन हो गया तो फिर प्रॉब्लम। फिर मेरे पास ही आया, फिर मैंने उसको चेक किया तो वो ब्लॉक नहीं हुआ था, वर्किंग था, पोर्ट कोई इश्यू नहीं हुआ। तो ऐसे हो सकता है, पर हमें ध्यान रखना है हमेशा क्या करना है, इसको प्लस किए बिना कभी भी क्लोज नीडल आउट नहीं करनी, नहीं तो ये ब्लॉक हो गया तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ कीमो पोर्ट, ये है पोर्ट आपका जो यहाँ दिया हुआ है, और ये इसका ट्यूबिंग्स। तो आपने इसको स्किन के फोल्ड जो है चेस्ट के जस्ट अंडर पेट है वहां पे डाल दिया और ऊपर से सूचर कर दिया। ये पोर्ट जो है ये डबल करके आपने अंदर किया, और ये जो आपकी वेसल्स है लाइक सब क्लीविन या जुगुलर वेन जो भी है इसमें डालना है, उसमें डाल के इसको कहां लेके सीधा राइट एट्रियम के वहां पे। दिस इज द नीडल जो आपको दिख रही है, ये नीडल है यूबी नीडल। इसको पुट करने के लिए कुछ नहीं करना है, पोर्ट को ऐसे होल्ड करना है दोनों फिंगर से और ऊपर से सीधा 90 डिग्री पे पुट कर देना है। ये जो नीडल की लेंथ होती है, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस पोर्ट लेंथ, जो पोर्ट जितना होगा उतनी नीडल आपकी लेंथ में आती है। सो आप उसको जैसे ही स्किन पे टच होगी ऑटोमेटिकली नीडल लास्ट तक पहुंच जाएगी, वो नीचे और कहीं भी नहीं जाएगी। नीचे मेटल का जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे इसके नीचे मेटल का पार्ट होता है, सो नीडल नीचे नहीं जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा, और उसकी लेंथ इतनी होती भी नहीं कि वो क्रॉस कर जाए। तो आपको जस्ट सिंपली इसमें क्लिक करना है पाल्पेट करके, और उसके बाद बेक फ्लो चेक करना है, बेक फ्लो है तो तुरंत ड्रग देनी है, ड्रग होने के बाद नीडल को निकालेंगे और पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे। और इसको मल्टीपल पंक्चर करने के बाद भी ये सील्ड ही रहता है, कभी भी इसके अंदर लीकेज ऐसा नहीं कि ब्लड लीक करना स्टार्ट हो जाएगा, कोई इश्यू आपको नहीं आएगा। क्लियर? सो दिस इज द कीमो पोर्ट या पाल्पेबल दिस इम्प्लांटेबल पोर्ट। चलिए आगे नेक्स्ट, दिस इज ऑन्कोलॉजी में भी दिखाया था मैंने ये। सो दिस इज हिकमान कैथेटर। चेस्ट के ऊपर अगर कोई बड़ा सा कैथेटर है, चेस्ट के ऊपर बड़ा सा कैथेटर है, जैसे पिछला वाला था, ये पोर्ट है, इस तरह से दिखेगा ये, और उसके अलावा पिक लाइन तो हैंड में दिखेगा, सेंटर लाइन नेक में होगा। चेस्ट के ऊपर ऐसा कोई भी पोर्ट है जिसको हम बोलते हैं हिकमान कैथेटर। दिस इज द हिकमान कैथेटर। डायरेक्टली चेस्ट से डालेंगे और टनल करके क्या करेंगे, कैथेटर को राइट एट्रियम के पास में पुट कर देंगे। सो दिस इज द हिकमान कैथेटर। मेन इसके पर्पस की बात करें तो ये वाइट कैथेटर होता है और इसको मेनली यूज करते हैं बोन मेरो ट्रांसप्लांट करने के लिए। मेन यूज इज बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, जब आपको बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना है तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं हिकमान कैथेटर को। सो ये हो गया आपके कंप्लीट लाइन सारी जो है वो कंप्लीट यहाँ पे क्लियर यहाँ तक? यस। नेक्स्ट जो है, जब हम न्यूरल सिस्टम पढ़ते हैं तो किडनी से रिलेटेड जो 4 पार्ट है हमारे, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, चारों की लोकेशंस स्पेसिफाइड है, हमने चारों देख ली। और उनके रिलेटेड जो पेन होता है, दर्द होता है, वो भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज में होता है। सो कभी कभी एग्जाम में कंडीशंस देते हैं और उसके अकॉर्डिंग पेन का नाम लिखते हो, पूछते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, या एग्जाम में नहीं तो आपको घर पे कोई पूछ सकता है कि मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है, इधर बहुत दर्द होता है, तो आप बता सकते हैं क्या हो रखा है, किडनी स्टोन है या क्या है, या किस में पेन हो रहा है, वो भी आप आइडेंटिफाई करके डायग्नोसिस अज्यूम कर सकते हैं। कंफर्मेटरी नहीं है पर आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इधर पेन हो रहा है या फिर यहाँ पेन हो रहा है, इधर हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग पेन असेसमेंट जो है वो हम करते हैं। सो पेन असेसमेंट 4 ऑर्गन की बात करेंगे, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, और उनका जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में पेन होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। सो सबसे पहले किडनी, किडनी का लोकेशन कहाँ पे होता है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, रेट्रो पेरिटोनियल यानी पीछे की तरफ दर्द होगा। पेन कहाँ पे होगा, आगे या पीछे? सो दर्द जो होता है वो रेट्रोपेरिटोनियल यानी पीछे की तरफ होगा, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड थिंग, अगर हम इसके लोकेशंस की बात करें, सिचुएशन की बात करें, तो ये होता है T12 टू L3। T12 यानी जो थोरासिक 12 जो आपका लास्ट वर्टिकल जो रिब है, या जो केस होता है इसके लास्ट पार्ट यहाँ पे जहाँ ये टेस्ट है, लास्ट पार्ट जहाँ पर रिब है वो ये। सो ये पार्ट लाइक ये हो गया आपका वर्टिब्रा कॉलम, और दिस इज T12, ये T12। सो ये मेरा T12 यहाँ पे है, किडनी होगी इस T12 से लेके L3 तक, यहाँ पे होगी आपकी किडनी इस तरह से दोनों तरफ। सो पेन जो होगा वो इसी एरिया में होगा, बिटवीन दिस T12 टू L3। और यहाँ पे जब हम इसका एंगल बनाते हैं, दिस इज द एंगल,
जब मैं यहाँ पे रिप्स ड्रॉ करता हूँ, सो दिस इज दिस इज 12th रिप्स, लास्ट रिप्स जो आपकी है 12th रिप्स। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज एन एंगल, ये लेके यहाँ से ये जो एंगल बनता है सो हम क्या बोलते हैं, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल। यहाँ से ऐसे और ये दिस इज एंगल, ये जो एंगल यहाँ पे जो पार्ट है दिस इज नॉन एज कोस्टो वर्टिब्रल एंगल। सो इसी कोस्टो वर्टिब्रल एंगल के अंदर आपकी किडनी होती है और पेन भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल में आपको क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। सो दिस इज द कोस्टो वर्टिब्रल एंगल। तो यहाँ पे पेन की बात करें, पहला तो है इसका लोकेशन कहाँ पे होगा, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल में एक्सटेंड टू अम्बलाइकस, यहाँ पे पेन होगा और फिर जो आपका यूरेटर है इस पेन को आगे की तरफ लेके आएगा, तो यहाँ से होके फिर आगे की तरफ रेडिएट हो सकता है अम्बलाइकस की तरफ। तो ये याद रखना है एंगल कौन सा, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल। नेक्स्ट करेक्टर डल, डल पेन मींस डल पेन। जो डल पेन होता है उसका मतलब है कि जिसको आप जो है हिंदी में बोलते हैं सहन करना, भाई पेन दर्द तो हो रहा है बट मैं उसमें एक साथ वर्क कर सकता हूँ, अंदर दर्द हो रहा है, माइंड माइंड सा दर्द कंटिन्यूस चल रहा है, डल पेन, थोड़ा थोड़ा पेन दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर करके काम कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज डल पेन। कांस्टेंट यानी लगातार कंटिन्यूसली। एंड कोलिकी, व्हाट इज कोलिकी, कोलिकी क्या, सडन एंड शार्प। कोलिकी जो पेन होता है इसका मेन रीजन होता है वो होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ यूरिन। कोलिकी पेन कैसे होगा देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं मैं, लाइक ये तो है ड्यूरेशन एंड दिस इज द सीवियरिटी, ऊपर जाएगा ये सीवियरिटी और ये है ड्यूरेशन। सो पेशेंट को नॉर्मली पेन हो रहा है इस लेवल पे, ये डल पेन और कंटीन्यूअस पेन हो रहा है, डल इतना सा दर्द है और ये कंटीन्यूअस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सडनली क्या हुआ, ऐसे पेन हुआ फिर कम होकर वापस ऐसा होने लग गया, फिर सडनली पेन हुआ फिर से। सो ये जो सडन एंड सीवियर पेन होकर वापस ठीक हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिकी पेन, कोलिकी। और ये जो कोलिकी नेचर होता है इसका मेन रीजन क्या है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिन फ्लो, लाइक रीनल पेल्विस में कोई स्टोन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, यूरिन नहीं जा रहा तो सडन पेन होगा सीवियर। यूरिनरी के अंदर कोई स्टोन ब्लॉक हो गया तो वहां पे सडन पेन होगा, आपके ब्लडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया वहां सडन पेन होगा, तो वो कौन सा पेन को कॉज करेगा, कोलिकी नेचर ऑफ पेन। तो दिस इज डल कांस्टेंट एंड देन कोलिकी नेचर ऑफ पेन जो आपको किडनी के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कोर्स, सो कोलिकी रीजन का पेन क्या है, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन जो हो सकता है लाइक किडनी स्टोन है या फिर ब्लड क्लॉट है, ट्रोमा और पाइलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ रीनल पेल्विस। सो किडनी का पेन आइडेंटिफाई कर लेंगे, यस। नेक्स्ट इज यूरेटर, कितना होता है लेंथ यूरेटर का, 35, 25 to 30 सेंटीमीटर लेंथ एंड डायमीटर इज 1 to 10 mm इन डायमीटर। नेक्स्ट कितनी लेयर्स होती है यूरेटर के अंदर, 3 लेयर्स। व्हिच टाइप ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग इज देयर, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। व्हाट इज द स्पेसिफिक थिंग अबाउट द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, नो एब्जॉर्प्शन, कोई भी एब्जॉर्प्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, वहां जो रीनल पेल्विस आउट हो गया वो सारा यूरिन होगा, उससे कुछ भी एब्जॉर्ब होने वाला नहीं है, लिखिए हटा दें। नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड वन इज यूरेटर। तो यूरेटर के अंदर भी आपको कौन से टाइप का पेन देखने को मिलेगा, कोलिकी पेन होगा, यस और नो। यूरेटर इज आल्सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वहां भी स्टोन जब ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो सडन सीवियर पेन करेगा, सो वो भी कौन सा पेन करेगा, कोलिकी टाइप का पेन करेगा, देखते हैं। और इसके अंदर जो पेन होता है वो रेडिएटिंग पेन होता है, रेडिएटिंग का मतलब मूवमेंट करता हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है, आगे से जो आपका नीचे वाला जो ये पेल्विस जो अपन पार्ट की बात करते हैं इधर की तरफ मूव करता हुआ पार्ट आपको देखने को मिलेगा। सो ये क्लियर, लोकेशन ब्लेडर कहां से आ गया पहले, जस्ट मिनट में, इसको नहीं लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। यूरेटर, हाँ यूरेटर, यूरेटर पेन। So this is the pain which is costovertebral angle, flank region and then lower abdomen। जो ये पेन है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर की तरफ मूव करता हुआ नीचे जाएगा, रेडिएट करता हुआ। नेचर सीवियर शार्प स्टेबिंग पेन, कौन सा नेचर का, कोलिकी इन नेचर, एंड रीजन एक ही है वो है ऑब्स्ट्रक्शन। जब भी आपका यूरेटर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा किसी भी वजह से तो सीवियर जिनको रीनल स्टोन या ऐसा कुछ है तो उन्होंने ये फील किया होगा और इसका पेन बहुत सीवियर पेन होता है। जब तक ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तब तक पेन होगा, जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव होगा पेन ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगा। सो ऑब्स्ट्रक्शन लाइक स्टोन, एडिमा, स्ट्रक्चर और ब्लड क्लॉट। स्ट्रक्चर मींस नेरो हो जाना, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं, नेरोइंग ऑफ द ट्यूब, जो ट्यूब है वो नेरो हो जाना। तो अभी विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है और अपने आप को जो है स्पेसिफिकली जब विंटर स्टार्ट होता है और जब एंड होता है, अभी क्या हो रहा है, अभी भी फोड़ रहे हैं, तो जब विंटर स्टार्ट होता है और विंटर एंड होता है तब सर्दी नहीं लगनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा खराब होती है। और हम लोग उस टाइम अवेयर नहीं होते हैं, हमें लगता है अभी तो सर्दी स्टार्ट ही नहीं, अभी क्या स्वेटर पहनना है, और फिर बाद में उसी टाइम आदमी ज्यादा बीमार होता है क्योंकि सर्दी में तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इसलिए ध्यान रखिए और एग्जाम इंपॉर्टेंट है इसलिए अपने आप को बचा के रखें और पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। लिख लिया, मूव करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज लीडर।
ब्लडर की बात करें टेम्परेरी रीजन आप यूरिन इन आवर बॉडी कैपेसिटी कितनी होती है ब्लडर की 500 टू 800 ml। तो उसके अलावा मिक्सचुरेशन सेंटर कहाँ होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा कौन सा मेडुला है सो इट इज प्रेजेंट इन सैक्रल रीजन S2 S3 एंड S4। कौन सा सिस्टम यूरिन पास कराएगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ब्लडर वॉल कितने लिया यहाँ पे सो 3 है पर इन्होंने 4 में डिवाइड किया था म्यूकोसा और सब म्यूकोसा 2 कर दिए अलग अलग बाकी सेम होगी आपकी मसल्स एंड देन एडवेंटिशिया ओके दो स्फिंक्टर हमने पढ़े थे इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर लोकेशंस ब्लडर कहाँ लोकेटेड रहता है कहाँ लोकेटेड रहता है सो इट इज लोकेटेड इन योर पेल्विक कैविटी में आपका लोकेटेड रहता है पेन लोकेशन इज द सुप्राप्यूबिक एरिया जो पेल्विस वाला पार्ट है जो आपका पेल्विस का वहां उसके जस्ट ऊपर की तरफ आपको पेन देखने को मिलेगा इस एरिया में द नेक्स्ट इज कार्टोसिक्स डल कंटीन्यूअस एंड इंक्रीजिंग विद वॉइडिंग सीवियर इफ ब्लडर इज फुल यहाँ पे कोलिक लेजर का नहीं होगा ये कंटीन्यूअस पेन आपको मिलेगा और जब पर्सन यूरिन पास करेगा तब ज्यादा सीवियर होगा और अगर ब्लडर डिस्टेंडेड है पूरा भरा हुआ है लाइक जो पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी के बाद में जो एनेस्थीसिया इफेक्ट की वजह से यूरिन पास नहीं करते हैं उनमें आप देखते हैं उनका पेन बहुत सीवियर पेन होता है उनको और वो चिल्लाते रहते हैं यूरिन यूरिन पेन पेन और आप बोलते रहते हैं कोई नहीं फोलिस लगा हुआ है होने दो सो इट मे बी वो फोलिस किंग है या ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकता है ब्लडर फुल हो रखा है तो उसकी वजह से सीवियर पेन होता है आपको देखना है या फोलिस नहीं है तो उनका ब्लडर डिस्टेंडेड है आपको चेक करना है कि ब्लडर डिस्टेंशन तो नहीं हो रखा है उसको केलाइटी डाल के एम्प्टी करना है इमीडिएटली नहीं तो बहुत सीवियर पेन आपके पेशेंट में देखने को मिलता है कॉज इज ओवर डिस्टेंडेड ब्लडर और इन्फेक्शन एंड ट्यूबर लास्ट पार्ट दैट इज यूरेथ्रा यूरेथ्रल पेन या यूरेथ्रा की लेंथ डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल सो मेल के अंदर 16 टू 20 सेंटीमीटर एंड फीमेल के अंदर 4 सेंटीमीटर एंड ये एक नेचुरल कोर्स है और नेचुरल इन्फेक्शन कोर्स करने में जो फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है यूटी होने के चांसेस होने के वो है शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा जिसकी वजह से चांस ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी हाई इन फीमेल कंपेयर टू मेल सो उसकी बात करते हैं यूरेथ्रल पेन यूरेथ्रल के बाद यूरेथ्रल ये हो गया यूरेथ्रल पेन मेल के अंदर अराउंड 2 पेनिस इन मीटर्स एंड इन फीमेल यूरेथ्रा 2 मीटर्स मीटर्स इज द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा कैरेक्टरिस्टिक्स पेन वेरिएबल कभी सीवियर तो कभी कम होगा और उसके साथ में जब वॉइडिंग करेगा तब सीवियर पेन देखने को मिलेगा कॉजेस इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा तो ये है 4 टाइप के पेन क्लियर अब आपने यूरिन के बारे में देखा होगा कलर जो है वो आपने पढ़े होंगे नॉर्मल यूरिन का कलर कैसा होता है पेल येलो एंड ये पर्सन इज हैविंग डार्क येलो कलर यूरिन देन सो इट इज एन इंडिकेशन दैट पेशेंट इज हैविंग डिहाइड्रेशन सो ये दो नॉर्मल तो आप देखते ही हैं या फिर बिल्कुल वाटरी यूरिन आ रहा है इट इज एन इंडिकेशन दैट ओवर हाइड्रेशन सो ओवर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन एंड नॉर्मल तीनों कलर तो याद है सबको पता ही है कभी कभी कुछ एबनॉर्मल कलर आ जाते हैं लाइक ऑरेंज कलर यूरिन आ रहा है या और भी बहुत सारे कलर्स हैं जो आ सकते हैं तो उनके बारे में देखते हैं क्या क्या एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स यूरिन के अंदर आपको कलर वाइज हो सकती है तो ये लिखिए सो नॉर्मल कलर इज पेल येलो अब नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स या कलर क्या क्या हो सकते हैं यूरिन के वो देख लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं फ्लूइड्स के बारे में बॉडी फ्लूइड्स ओवर हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन लिख लिया ये सिस्टम देखिए सारे सिस्टम में सबसे बड़ा सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है खत्म ही नहीं हो रहा है बहुत दिन हो गए इसको पढ़ाते हुए मुझे 1 महीना हो गया आई थिंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है अभी 1 महीना और लगेगा अभी तो लिख लिया नेक्स्ट यूरिन असेसमेंट सो नॉर्मल कलर इज पेल येलो राइट येलो या डार्क जो हम बहुत बात कर रहे थे दैट इज एन इंडिकेशन फॉर डिहाइड्रेशन अदर कॉज इज एक्सेस विटामिन B2 एंड B12 अगर ये भी आप ज्यादा यूज कर रहे हैं बॉडी में ज्यादा खा रहे हैं तो इसकी वजह से भी यूरिन केस आ सकता है ब्राइट येलो तो कभी कभी ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज एन आप यूरिन देख रहे हो यूरिन में देखा कि ब्राइट या डार्क येलो आ रहा है तो आपने बोला आपको डिहाइड्रेशन होगा पानी पियो ज्यादा से ज्यादा और बाद में पता चला कि पेशेंट तो B12 की टैबलेट खाता है रोजाना इसलिए वो यूरिन ऐसा आ रहा है तो ओवरहाइड्रेट कर दोगे आप पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगा के ओवरहाइड्रेट कर दोगे प्रॉब्लम हो जाएगी सो इसलिए आपको हेल्थ हिस्ट्री पूछना है पहले कि क्या आप विटामिन B2 या B12 तो यूज नहीं कर रहे अगर ये कर रहे तो यूरिन हो सकता है अगर ये नहीं कर रहे तो फिर हम क्या बोलेंगे डिहाइड्रेशन रेड यूरिन में रेड कलर होना मतलब हिमेचुरिया रेड कलर यूरिन अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली फ्लड की वजह से होता है लेकिन कुछ अदर कंडीशंस लिखी हुई है वो पूछना जरूरी है एक कॉमन जो यहाँ पे वेजिटेबल्स है वो है बीटरूट सुने लाइक बीटरूट खाने से यूरिन और स्टूल दोनों रेड हो जाते हैं और ऐसा नहीं कि उसको रेड कलर देख के आप डर जाओ ये क्या हो गया बहुत ज्यादा हिमेचुरिया हो रहा है अब क्या करेंगे मैं तो मर जाऊंगा हाइपोकोंड्रियासिस हो जाएगा हाइपोकोंड्रियासिस में ऐसा ही होता है लाइक एक माइनर से कट लग जाता है उसको लगता है खून मेरा बह रहा है मर गई मैं तो अब क्या करूंगी बार बार डॉक्टर के पास जाएगी डॉक्टर हिस्ट्री आपको डॉक्टर शॉपिंग देखने को मिलती है सो बीटरूट खाया है या फिर ब्लैकबेरीज खाया तो उसको पूछ लेना है कि आपने ऐसा तो कुछ नहीं खाया था रात को इनको इंटेक किया है तो उससे भी यूरिन कैसा हो सकता है रेड आ सकता है तो हिस्ट्री में पहले कंफर्म करना नहीं खाया तो फिर क्या डायग्नोस करना है हेमेचुरिया ऑरेंज इज वेरी कॉमन बहुत बार एग्जाम में रिफाम्पिसिन वाला क्वेश्चन आता है सो रिफाम्पिसिन ड्रग या बेंजोपायरिडिन रिफाम्पिसिन कौन सी ड्रग है एंटी टीबी ड्रग एंड बेंजोपायरिडिन पायरिडिन आती है बेंजोपायरिडिन इट्स ए यूरिनरी एनाल्जेसिक जो पेशेंट्स को यूरिनरी पेन होता है यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं यूरिनरी एनाल्जेसिक बेंजोपायरिडिन और इट्स अ वेरी कॉमन ड्रग जो एनाल्जेसिक के लिए हम यूज करते हैं और इसका भी यूरिन कैसा होता है ऑरेंज कलर कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स और बहुत ज्यादा गाजर कैरेट
अगर कैरेट इंटेक किया, गाजर खाया, तो उससे भी यूरिन बहुत ज्यादा खाली, तो उससे भी यूरिन कैसा हो सकता है? ऑरेंज। तो ये सारी हिस्ट्री में आप देख लेना पहले ही। लिख लिया? हाँ लिख लिया, वो करे। सो नेक्स्ट इज ब्राउन कलर। यूरिन का ब्राउन कलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो आप एंटीसाइकोटिक में सामने पढ़ाई होगी, दैट इज क्लोरप्रोमाजाइन। सीपीजी बोलते हैं इसको, एंटीसाइकोटिक ड्रग है। इट इज द फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग डिस्कवर्ड इन 1952। थायरोडाजाइन, इट इज आल्सो एंटीसाइकोटिक ड्रग। टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। टिपिकल एंटीसाइकोटिक या फर्स्ट जनरेशन। थायरोडाजाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग व्हिच इज नोन फॉर देयर cardiac arrhythmias, severe cardiac arrhythmia करती है ड्रग। A specific type of arrhythmia caused by this drug is known as टोरसा डी पॉइंट। सुना है? नहीं सुना? टोरसा डी पॉइंट नहीं सुना? हाँ तो पढ़ाया था मैंने भी, बताया था एक बार तो। टोरसा डी पॉइंट इज अ टाइप ऑफ सीवियर एब्नॉर्मल टाइप ऑफ कार्डियक अरिथमिया। इसमें क्या होता है, लाइक नॉर्मल ईसीजी कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कैसा होता है, पर आप लोग हेल्प कर सकते हैं। आर एस टी ये होता है, यू भी होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। सो ये तो नॉर्मल। जब हम बात करते हैं इस कंडीशन की, तो कुछ ऐसा ईसीजी होता है, पी क्यू आर एस टी। दिस इज नॉन एज टॉर्सो डी पॉइंट। टॉर्सो मींस होता है टॉप, ईसीजी के अंदर टॉप कौन सा है? आर, सबसे टॉप पे होता है आर। डी, डी यानी अपोजिट पॉइंट, जो टॉप पॉइंट है उसका उल्टा हो जाना, अपोजिट हो जाना, दैट इज नॉन एज टॉर्सा डी पॉइंट। और वो क्या उल्टा, आर नीचे आ गया, ऊपर से नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्सा डी पॉइंट। और ये कब होता है? द रीजन इज, द मोस्ट कॉमन रीजन इज हाइपोकैलेमिया। जब भी बॉडी के अंदर हाइपोकैलेमिया होता है तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये जो टॉर्स थायरोडाजाइन ड्रग है, ये क्या करती है? पोटेशियम को सप्रेस करवाती है, कम करवाती है। या अगर कोई भी पोटेशियम लूजिंग डायबिटिक्स आप दे रहे हैं, या कोई भी ड्रग दे रहे हैं जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर रही है, वो सारी ड्रग क्या करवा सकती है? लाइक आप कार्डियक सिस्टम में पढ़ोगे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ड्रग, वो कोज करेगी। एंटीबायोटिक्स में जो ड्रग इसको ब्लॉक करती है वो आपकी आएगी टॉर्सा डी पॉइंट। यूरिनरी सिस्टम में पढ़ेंगे आगे पोटेशियम लूजिंग डायबिटिक्स, तो वो भी ये करवाएगी। चलो ज्यादा आगे बाद में पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स में लाइक मेट्रोनिडाजोल, वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक, नाइट्रोफिलेंटोइन एंड फेनिटोइन, ये ड्रग्स भी क्या कर सकती है? ब्राउन कलर का यूरिन प्रोड्यूस करवा सकती है। डीप पर्पल सुना है? ऐसा यूरिन देखा है पर्पल? स्पेसिफिकली ये जो यूरिन आता है वो आता है न्यूबॉर्न बेबी में, जिसमें उनका जो डायपर होता है वैसे पर्पल कलर का ऐसा हो जाता है, डीप पर्पल कलर। डायपर के ऊपर स्टेडिंग होती है, पर्पल स्टेडिंग। और उसका रीजन क्या है? पोरपायरिया। व्हाट इज पोरपायरिया? पोरपायरिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक प्रॉब्लम। और जैसे आपने न्यूबॉर्न बेबी में पढ़े हुए कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लाइक पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं हम कुछ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, जिनमें कुछ में ग्लूटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, या कुछ में मिल्क वाला डिसऑर्डर होता है, क्या बोलते हैं इनको? ग्लूकोज इंटॉलरेंस, कैलेक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं ऐसे डिसऑर्डर्स, तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है। और एक डिजीज हम पढ़ते हैं जिसमें BROW ड्रग, ये सब्सटेंस नहीं खिलाते हैं, सीरियल डिजीज। तो ये सारी कौन सी प्रॉब्लम है? जेनेटिक इश्यूज है, जहाँ पे बाई बर्थ ये एंजाइम्स की डेफिशिएंसी, लाइक 20 कौन सा 6 G6PD डेफिशिएंसी, तो ये एंजाइम नहीं होता है और उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। सेम जो पोरपायरिन डिजीज है, एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जहाँ पे एक सब्सटेंस होता है, इसका नाम है पोरपायरिन, सब्सटेंस इज पोरपायरिन, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसको मेटाबॉलाइज करने वाला एंजाइम एब्सेंट होता है, मेटाबॉलिज्म एब्सेंट होता है। और जब ये मेटाबॉलाइज नहीं होगा तो ये किसमें, यूरिन के साथ में ब्लीच आउट होगा, और ये पोरपायरिन यूरिन का कलर कैसा कर देगा? डीप पर्पल। सो इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पोरपायरिया, इन व्हिच पोरपायरिन इज नॉट मेटाबॉलाइज्ड इन द बॉडी। और अगर किसी में हुआ है तो ये जन्म से ही होगा, ऐसा नहीं 50 साल का हो गया अब उसमें पोरपायरिया हो गया। जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है, वो कब से होती है? बर्थ से ही आपको देखने को मिलेगी, तो बर्थ से बच्चे में आपको देखने को मिलता है डीप पर्पल कलर का यूरिन। नेक्स्ट ग्रीन, तो ये बहुत सारी ड्रग्स है, लाइक प्रोमेथाजिन, प्रोपोफोल, एमिट्रिप्टाइलिन। एमिट्रिप्टाइलिन कौन सी ड्रग है? इट्स अ टाइप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट, जिसके अंदर आप 3 टाइप्स पढ़ते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ पीसीए, अभी तो पढ़ाया सर ने, फिर ऐसे सारे किसने बोला है? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सो वो ड्रग्स अलग है, वहां पे फ्लुक्सेंटाइन और इस तरह की जो ड्रग्स होती है, फ्लुक्सामाइन, और भी कुछ ड्रग है, पता नहीं, 2 ही एग्जांपल याद है मुझे अभी। और इसमें एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, प्रोट्रिप्टाइलिन, सारी ट्रिप्टाइलिन इसी में आती है, जिसके पीछे ट्रिप्टाइलिन आता है, सारी आपके सेकंड टीसीए ड्रग में। और थर्ड होता है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, थर्ड ग्रुप ऑफ ड्रग, एंड वहां पे आइसोकार्बोजाइड, सेलेंजाइन, फेलेंजाइन, सिमेंटिडिन, इट्स ए एंटासिड, एंटासिड हैज टू ब्लॉक ड्रग, इंडोमेथासिन, पीडियाट्रिक में पढ़ा होगा सर ने, पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस ट्रीट करने के लिए नहीं है, और बर्थ के बाद देते हैं, अगर पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस है तो उसको क्लोज करने के लिए एंडोमेथासिन। बिलीवर्डिन, स्यूडोमोनास इन्फेक्शन, स्यूडोमोनास क्लासिकल एग्जांपल है, ग्रीन कलर का है, तो बहुत बार बताया। अगर वुड के अंदर या यूरिन के अंदर ग्रीन कलर आ रहा है और ये कुछ भी ड्रग नहीं ले रहा है, इन्फेक्शन है, तो फिर वो कौन सा इन्फेक्शन है? स्यूडोमोनास, ग्रीन पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ग्रीन पस फॉर्मिंग। तो आंसर क्या होगा? स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास इन्फेक्शन होती है बॉडी में, कौन सा कलर आ जाएगा? यूरिन का ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा। सो ब्राउन कलर, डीप पर्पल, ग्रीन। क्लास डायबिटीज स्टार्ट होती है, और डायबिटीज होती है, टाइम चेंज तो नहीं किया ना? सर्दी की वजह से क्या पता चेंज कर दिया हो, नहीं किया ना? 2:30 to 7:30,
यस, 8 o'clock। चलो आगे नेक्स्ट। नाउ वी आर एंटरिंग इन द पार्ट टू, फर्स्ट फ्लूइड एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स। सो फ्लूइड की बात करें, बॉडी फ्लूइड ऑलरेडी पढ़ाया मैंने आपको। बॉडी फ्लूइड पढ़ाया था, कितना होता है? सो जब हम बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं तो बॉडी फ्लूइड होता है आपके टोटल बॉडी वेट का 60% एडल्ट के अंदर, और टोटल बॉडी वेट होता है आपका 70 केजी। सो नियर बाई 42 लीटर आपके पास क्या है बॉडी का फ्लूइड है। नॉर्मल एडल्ट पर्सन की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल एडल्ट पर्सन अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ देयर बॉडी वेट इज हैविंग वाटर कंटेंट, एंड उसका कैलकुलेट करें तो कितना आता है आपका नियर बाई 42 लीटर। आउट ऑफ दिस 42 लीटर इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नियर बाई 28 लीटर प्रेजेंट इन योर इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट एंड 14 लीटर विल बी इन द एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, या जिसको हमने बोला था नियर बाई 70% एंड नियर बाई 30%, या 2/3 एंड 1/3। आउट ऑफ दिस 30% इट विल बी डिवाइडेड इनटू, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किए थे, याद है? सर्कुलेटिंग, नॉन सर्कुलेटिंग, टोटल तीन पार्ट थे बाद में लास्ट में। वन इज इंटरस्टिशियल नियर बाई 22%, देन इंट्रावास्कुलर नियर बाई 6% एंड ट्रांससेलुलर दैट इज नियर बाई 2%। तो ये कुछ इसका डिवाइडेशन जो था वो हमने डिस्कस किया था। अब जो हम पहला पढ़ेंगे वो है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, और दूसरा हमारे पास होगा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। सो 42 लीटर है जो हम बात करें यहाँ पे, अगर इसका अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है 42 लीटर में से, अगर ये ज्यादा होता है तो उस कंडीशन को हम यहाँ क्या बोलेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस, ज्यादा हो जाना बॉडी में। तो देखते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस। In this condition, patient has increased fluid intake or increased water retention. तो एक्सेस होने के दो रीजन, कैसे बढ़ सकता है ये? तो दो रीजन यहाँ पे, वन इज इनटेक, सेकंड इज आउटपुट। आइदर यू हैव इंक्रीज इनटेक और यू हैव डिक्रीज आउटपुट, या तो आउटपुट कम हो गया, बाहर निकल नहीं रहा, किडनी खराब हो गई है तो यूरिन नहीं आएगा, और यूरिन नहीं आएगा तो सारा वाटर कहाँ आएगा, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा एंड बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वाटर आउटपुट बढ़ रहा है, नॉर्मल है, बट आपने इनटेक बहुत ज्यादा कर दिया। पेशेंट को बोला था 500 ml जो बोतल है 100 ml पर आवर से देना था, आपने आधे घंटे में खत्म कर दी। होती है हॉस्पिटल में, इट इज वेरी कॉमन। जब आपको डॉक्टर ऑर्डर देके जाता है कि फ्लूइड स्टार्ट करना 100 ml पर आवर से, तो आपको पता नहीं चलता कितना रखे उसको, सो आप ऐसे कर देते हैं। जब थोड़ी देर बाद वापस जाते हैं तब तक तो एम्प्टी हो गई, अब क्या करें? खाली तो रख नहीं सकते, वापस राउंड पे आ गए डॉक्टर तो हम दूसरे लगा देते हैं, फिर उसको थोड़ी कम रखते हैं तो 2 घंटे बाद एम्प्टी हो जाती है। ऐसे करते करते 5 घंटे में 5 बोतल खाली हो जाती है। देना 500 था लेकिन दे दिया 2500 ml, और बॉडी में क्या हो गया, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस कर दिया। सो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि इनटेक आपने बहुत ज्यादा कर दिया और उसकी वजह से भी फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। सो इन दिस कंडीशन पेशेंट इज इंक्रीज फ्लूइड इनटेक और इंक्रीज वाटर रिटेंशन। द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू रिस्टोर, जहां आपको लगे वो लिखना। जैसे आप इन दोनों पॉइंट को नहीं भी लिखो तो कोई इश्यू, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, आप वैसे समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, डाउट है नहीं, और ये तो समझ गए ना क्यों ज्यादा होगा। और ये लिखा गोल क्या है, वापस कम करना। अगर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हुआ तो हमें क्या करना है, वापस नॉर्मल लेवल पे लेके आना, दैट इज द गोल ऑफ मैनेजमेंट। So the goal of the treatment is to restore fluid balance, correct the electrolyte balance if present, and eliminate or control the underlying cause of the overload. तो तीन रीजन या तीन पॉइंट लिखे। पहला, जो हाइपरवोलियम हुआ है उसको वापस नॉर्मल लेवल पे लेके आना है। वॉल्यूम बढ़ने से डाइल्यूशनल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, लाइक सोडियम डाइल्यूट हो जाएगा तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, डाइल्यूशनल हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, उन सबको वापस ट्रीट करना अगर प्रेजेंट है तो। एंड तीसरा लिखा हुआ है कोज क्या है, एक्सेस क्यों हो रहा है, लाइक किडनी फेल हो गई है तो उसको ट्रीट करो, डायलिसिस करो, अगर नहीं है तो किडनी ट्रांसप्लांट करो, वॉल्यूम ज्यादा ले रहा है तो उसको डिक्रीज करो। सो जो भी कोज है उसको एलिमिनेट करना है। सो ये दिस इज द गोल ऑफ आवर मैनेजमेंट। क्लियर है? सो गोल जो है उसका जो मेन इंपोर्टेंट है कोर्स की क्या है, तो इसको हम कोर्स को पढ़ते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप से, और उसको डिस्कस करते हैं क्या इसके फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के कोज हो सकते हैं। तो क्लियर, हटा दें। लिखना वही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारा लिखना जरूरी नहीं है। स्मार्ट बनो, स्मार्ट स्टडी करो, वो बोलते हैं ना सब, वो क्या करो। यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, अभी भी लिख रहे हैं, नेक्स्ट इज द टाइप एंड कोज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। कितने टाइप का होगा और क्या क्या इसके कोज रहेंगे। इधर स्लाइड हो रहा है, अभी देखो वही है, कहीं नहीं गया, इधर लिखो, नहीं दिखेगा वहां से। हाँ, लिखो लिखो, क्यों वेट करें फिर। देखो आप लोग लिखोगे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई नहीं, और इसको कंप्लीट करने में 2-4 क्लास एक्स्ट्रा पढ़ानी पड़ जाएगी मुझे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका आउटपुट अच्छा आना चाहिए। हम मेहनत भी इतनी सारी करें, आप लोग भी इतने नोट्स लिखो एंड उसके बाद आउटपुट नहीं लिखा हो, फिर वो लिखा हुआ क्या काम का है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको जितना लिखना लिख लो, भले सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करो, जो करना है करो, बट उसका आउटपुट जो है वो क्या है, बेस्ट होना चाहिए, नंबर बेस्ट आने चाहिए। तो वो जरूरी है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट वो है। चलिए आगे, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। सो जब हम एक्सेस की बात करते हैं तो इसको हम तीन टाइप से डिस्कस कर सकते हैं। जो हमने फ्लूइड के टाइप्स पढ़े थे, याद है? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, याद है? वही यहाँ पे होगा, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। सो फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी। आइसो मींस इक्वल, टॉनिक मींस टर्न, यानी जो भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है बॉडी के अंदर
उस फ्लूइड की टोन और जो ब्लड की टोन थी वो इक्वल थी, और उसकी वजह से जो ब्लड की ऑस्मोलिटी है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, देयर इज नो चेंजेस इन द ऑस्मोलिटी ऑफ द ब्लड, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, लाइक 5 लीटर ब्लड था वो 6 लीटर हो गया, 7 लीटर हो गया, बट ऑस्मोलिटी अभी भी क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड आपने दिया उसके अंदर इक्वल सोल्यूट था एंड इक्वल solvent था, और इसकी वजह से ऑस्मोलिटी में कोई चेंजेस नहीं आया, वॉल्यूम इज इंक्रीज बट देयर इज नो चेंज इन द ऑस्मोलिटी। दिस टाइप ऑफ हाइपरवोल्यूम इज नोन एज आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मींस इंक्रीज सोल्यूट कंपेयर टू सॉल्वेंट, आपके सॉल्वेंट है वो कम है और सोल्यूट आपने क्या दे दिया, ज्यादा, लाइक बहुत ज्यादा सोडियम रिटेंशन हो गया बॉडी में, दैट विल लीड टू हाइपरवोल्यूमिया, सोडियम वाटर को अपने पुल करेगा एंड उससे वाटर बढ़ेगा, हाइपरवोल्यूमिया होगा, लेकिन सोडियम का अमाउंट ज्यादा होने से ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड लास्ट इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मींस ऑस्मोलिटी क्या हो गई ब्लड की, कम हो गई, उसका रीजन क्या हो गया, इंक्रीज सॉल्वेंट एंड डिक्रीज सोल्यूट, लाइक पर्सन को जो है आपने बहुत ज्यादा हाइपोटोनिक सलाइन दे दिया, नॉर्मल सलाइन 0.45% जो है बहुत ज्यादा लगा दिया, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोवोल्यूमिया होगा, हाइपरवोल्यूमिया होगा, लेकिन वो किस टाइप का होगा, हाइपोटोनिक हाइपरवोल्यूमिया, यस और नो। सो इस तरह से कितने टाइप हो सकते हैं इसके, 3 टाइप हो सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट इज आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन, आइसोटोनिक यानी इक्वल सॉल्यूट एंड इक्वल सॉल्वेंट का लेवल यहाँ पे क्या हुआ है, बॉडी में इंक्रीज हुआ है, सो इट इज आल्सो नोन एज हाइपरवोल्यूमिया, आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन। फ्लूइड डज नॉट शिफ्ट बिटवीन एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, फ्लूइड को शिफ्ट करना है आपको इस एक चेंबर ए से चेंबर बी में, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ए से बी में लेके जाना है, फ्लूइड कब शिफ्ट होगा, जब ऑस्मोलिटी में क्या होगा, वेरिएशन डिफरेंसेस आएगा, एक की ऑस्मोलिटी कम है, एक की ऑस्मोलिटी ज्यादा है, तभी फ्लूइड क्या करता है, मूव करता है। अगर दोनों की ऑस्मोलिटी इक्वल है, जैसे यहाँ भी 300 है और यहाँ भी क्या है 300 है, क्या मूवमेंट होगा, नहीं होगा। मूवमेंट कब होगा, जब यहाँ पे 400 हो गया और यहाँ 300 है तो फ्लूइड इधर आएगा, अगर यहाँ पे 500 है तो फ्लूइड इधर जाएगा। सो मूवमेंट कब पॉसिबल होता है, जब ऑस्मोलिटी में चेंजेस आता है। सो यहाँ पे ऑस्मोलिटी चेंज नहीं हुई तो कोई भी फ्लूइड का मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ओनली द वास्कुलर वॉल्यूम विल इंक्रीज, सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो क्या होगा यहाँ पे, ये सारा फ्लूइड कहां प्रेजेंट रहेगा, जो ओवरहाइड्रेशन हुआ है, आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन हुआ है, तो ये फ्लूइड कहां प्रेजेंट रहेगा, इंट्रावास्कुलर, इंटरस्टिशियल, ट्रांससेलुलर और योर इंट्रासेलुलर, कहां रहेगा, सिर्फ वेसल के अंदर इंट्रावास्कुलर, और सिर्फ किसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम। सो बॉडी के अंदर आपके पेशेंट में वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, लाइक लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, आगे देखेंगे हम सिम्टम्स में। आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन को ये लिखा है ना, सर्कुलेटरी ओवरलोड एंड इंटरस्टिशियल, पहले क्या होगा, सर्कुलेटरी वॉल्यूम बढ़ेगा, जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये अपने कंपार्टमेंट में चेंज शिफ्ट करेगा, कहां पे, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, इंटरस्टिशियल एडिमा भी देखने को मिल सकता है। यस, ठीक है, वो करें नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट इज सेकंड टाइप, दैट इज हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक हुआ है, इट मींस यहाँ पे क्या हुआ है, ब्लड की ऑस्मोलिटी, ब्लड ऑस्मोलिटी नॉर्मल जो है उससे क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। जब ब्लड की ऑस्मोलिटी ज्यादा होगी, ब्लड किसके अंदर आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। ब्लड की थी 300, इसकी भी थी पहले 300, अब इसकी ऑस्मोलिटी 300 से क्या हो गई है, ज्यादा, फ्लूइड कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू, अरे जिधर ऑस्मोलिटी ज्यादा होती है उधर फ्लूइड जाता है, ये तो पुल करेगा, बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर, पुलिंग प्रेशर, सो इसमें ज्यादा है तो पुल कर लेगा, सो कहां से कहां आएगा, इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट होगा, सारा फ्लूइड इधर आ जाएगा, इससे सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। सो इसको हम देखेंगे यहाँ पे कोस सेलुलर श्रिंकिंग आपको देखने को मिलेगा, और इधर ओवरहाइड्रेशन हो जाएगा। द अकरेंस ऑफ, और इस तरह के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, इसको हम कब यूज कर सकते हैं ट्रीट करने के लिए, जब सेलुलर एडिमा हो जाता है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ मैनेजमेंट आल्सो। द अकरेंस ऑफ हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन इज रेयर एंड इट इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव, सिर्फ कॉज क्या है, सोडियम रिटेंशन। सोडियम की बात करें, सोडियम इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोफिलिक, पहले भी बताया था मैंने, सोडियम जो है वो सबसे, वो दोस्ती वाली बात करें तो सबसे बेस्ट जो फ्रेंड में आता है वो सोडियम है। हाइड्रो मींस होता है वाटर, तो इसकी दोस्ती किससे है, वाटर से। लव किससे करता है, वाटर से, लैला और मजनू की तरह, जहां पे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, जहां पे सोडियम जाएगा वहां हर बार कौन जाएगा, वाटर जाएगा, बिना वाटर के सोडियम कभी मूव नहीं करता है। लाइक स्पंज होता है, देखा स्पंज, पानी में डालो बाहर निकालो, पानी कहां रहेगा, स्पंज के साथ में, ऐसा ही सोडियम होता है, आपको पानी में डाल के निकालो सारा पानी उसमें भर जाएगा, अपने साथ लेके जाएगा। सो इट इज हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट एंड इट विल ऑलवेज अब्सॉर्ब द टेक द वाटर, हमेशा वाटर को अपनी ओर पुल करेगा और उससे वॉल्यूम बढ़ेगा और हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन कॉज करेगा। फ्लूइड इज ड्रॉन फ्रॉम द इंटरसेलुलर फ्लूइड टू द एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, तो यहां फ्लूइड कहां आ जाएगा, फ्रॉम इंटरसेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। सो जब भी सेलुलर एडिमा वाला केस आएगा तो हम वहां पे कौन सा फ्लूइड यूज करेंगे, वी विल यूज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उससे क्या होगा, सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो सारा फुल हो जाएगा और सेल वापस नॉर्मल हो जाएगी। लाइक इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपीस, प्लेन एडिमा जो होता है, हेड इंजरी वाले केसेस, वहां पे हम मेनिटोल देते हैं, मेनिटोल इज हाइपरटोनिक सलाइन और वो सारे फ्लूइड को पुल करेगा और उसकी वजह से एडिमा सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टाइप इज, थर्ड टाइप इज हाइपोटोनिक, ब्लड की ऑस्मोलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, फ्लूइड कहां से कहां मूव करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर, सेल क्या हो जाएगी
स्वेलन सेल आपको स्वेल आउट हो जाएगी, बड़ी सी सेल आपको सेल जो है बहुत बड़ी सेल देखने को मिलेगी, सेल एडिमा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा. सो थर्ड इज हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन. इन हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन इट इज नोन एज वाटर इंटॉक्सिकेशन. वाटर इंटॉक्सिकेशन क्योंकि पानी का किसका लेवल बढ़ा है, सॉल्वेंट का लेवल. सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो गया, चारों तरफ पानी पानी हो गया. The excessive fluid moves into the intercellular space and all body fluid compartment expand. Electrolyte imbalances occur as a result of dilution. जब भी ये हाइपोटोनिक वाली कंडीशन आएगी, सोडियम अमाउंट जो है वो भी उतना है, लेकिन वाटर का अमाउंट बढ़ने से डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा. कैल्शियम अभी भी उतना है, लेकिन वाटर का अमाउंट बढ़ने से डाइल्यूशनल हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा. पेशेंट को डाइल्यूशनल एनीमिया हो जाएगा. सो ये डाइल्यूशनल प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ देखने को मिलेगी. फिनोटाइप क्लियर? यस. नेक्स्ट कोर्स. बुक दे. वाटर इंटॉक्सिकेशन अभी सामने पढ़ाए होंगे, साइकेट्री के अंदर डिसऑर्डर्स पढ़ाए थे. अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, सब्सटेंस अब्यूज पढ़े होंगे, उसमें आया होगा. व्हाट इज इंटॉक्सिकेशन? यस. ओवरडोज हो जाना या एक्सेस होना, दैट इज इंटॉक्सिकेशन. लाइक अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेना. नेक्स्ट कोजेस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस. तो तीनों के अलग अलग कोज होंगे यहाँ पे. फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन, तो पहला कोज है आपका इनएडिक्वेटली कंट्रोल्ड आईवी थेरेपी. आप आइसोटोनिक फ्लूइड दे रहे हैं, लाइक 0.9 नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं आप, या फिर आरएल दे रहे हैं. दे आप ये फ्लूइड है जो आइसोटोनिक है, बट उसको कंट्रोल नहीं दे रहे हैं. मैंने अभी एग्जांपल जो दिया था आपको कि 500 ml को 5 आवर में देना था और आपने 30 मिनट्स में दे दिया, तो इट विल कोज आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन. लाइक किडनी डिजीज है, यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है, तो वहां पे ये आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन हो सकता है. लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी. कोर्टिकोस्टेरॉइड क्यों कहेगा? व्हाई कोर्टिकोस्टेरॉइड विल कोज overhydration? Like in case of Cushing syndrome, we also have the over hypervolemia is there. Cushing syndrome में भी होता है, आदमी ऐसे हो जाता है. स्टेरॉइड लेने वाले लोग देखा ऐसे भूल जाते हैं, उनको एक मौका मारा हवा निकल जाती सारी. क्यों? अरे सिंपल सा है, there is a corticosteroid which is known as aldosterone. That is known as aldosterone. जानते हो? Aldosterone is the hormone which bind on P cell. Principal cell याद है? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कब पढ़ा हमने, मैं तो भूल गया सर. नहीं पढ़ा था? P cell, principal cell at the DCT part. Principal cell stimulate for the reabsorption of sodium reabsorption and potassium excretion. So sodium reabsorb होगा तो साथ में कौन reabsorb होगा? Water. Water is a solvent, sodium is a solute. तो दोनों reabsorb हो रहे हैं और दोनों इक्वल होंगे, तो उससे क्या होगा? आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन हो जाएगा. So excessive corticosteroid लेने से या डिजीज होने से भी क्या हो सकता है? आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन because of hyperaldosteronism. The next one is okay. तो ये है inadequate controlled IV therapy like kidney disease and long term corticosteroid. Next. कुशिंग सिंड्रोम पढ़ा होगा आपने. हाइपर लेवल ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड देखने को मिलता है. डिजीज का नाम ही कुशिंग, कट कर दो स्टेरॉइड को. कोज ऑफ फ्लूइड में सेकंड है आपका हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन. बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन यहाँ पे मेन रीजन क्या था, हमने पहले भी लिखा था सोडियम. और इसमें कोज जो है वो है एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं जब खाना खाने स्टार्ट करते हैं तो खाना खाने से पहले देखते हैं कौन सी टेबल पे नमक का बोतल रखा हुआ है, उधर उधर ही जाके देखा है. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. अगर नहीं है तो फिर वो जाते टाइम बोतल पे साथ में ले नमक इधर पड़ा उसको लेके या बैग वो साथ में रखेंगे. फिर वो खाना लाएंगे और खाना खाने से पहले उसमें क्या डालेंगे? नमक. भले उसमें पहले ज्यादा हो, पता नहीं कुछ लोग होता है हैबिट होता है और कुछ ज्यादा खाने की आदत होती है. सो सोडियम ज्यादा खाएंगे, नमक में क्या है सोडियम क्लोराइड है, ज्यादा सोडियम खाएंगे तो फिर क्या होगा? ओवरहाइड्रेशन हो जाएगा. जो सोल्टेड प्रिजर्वेटिव फूड जो आते हैं, जितने भी प्रिजर्वेटिव आते हैं उन सब में एक्सेसिव अमाउंट में सोल्ट होता है, सोडियम होता है. और उनको लाइक पिकल, अचार या फिर जो ये पिज्जा और ऐसी जो ब्रेड वाली चीजें जितनी भी आती है, इन सब में भी बहुत ज्यादा क्या होता है? सॉल्ट. ब्रेड और जो चीज और ये जो आते हैं जो सब में क्या होता है? सॉल्ट होता है, वो भी इंक्रीज करता है. रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन. जब भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया जाता है, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं नर्स को कि ऑलवेज गिव दिस फ्लूइड विद इन्फ्यूजन पंप. हाइपरटोनिक सलाइन जो देते हैं NS 3%, 5%, 10%, वो किसके थ्रू देते हैं? इन्फ्यूजन पंप से कंट्रोल्ड थेरेपी में दी जाती है. बिकॉज अगर आपने एक्सेसिव हाइपरटोनिक सलाइन बहुत क्विक दे दिया, और जिसके लिए दिया था लाइक सेलुलर एडिमा के लिए दिया था ब्रेन में, और वो फ्लूइड देने से सडनली वो एडिमा को रिड्यूस करेगा और आपका ब्रेन का पूरा कंपोजिशन चेंज हो जाएगा और पेशेंट को सीजर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी. तो फ्लूइड को किसमें देना होता है? एक कंट्रोल थेरेपी के लिए इन्फ्यूजन पंप हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो वो देना है, कभी भी फास्ट इन्फ्यूजन नहीं देना है. एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी, सोडा बाइकार्ब, ये भी अगर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो भी क्या करवा सकता है? ये प्रॉब्लम कर सकता है, ओवरहाइड्रेशन. सो दीस आर द कोज फॉर हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन. तो सोल्ट जो है वो ज्यादा इंटेक नहीं करना है, ज्यादा नमक खाने से प्रॉब्लम ज्यादा होती है. प्रोसेस्ड फूड, पिकल्ड फूड और ये डाइट के अंदर जो सोल्ट है वो ज्यादा खाने से प्रॉब्लम बढ़ती है, तो इन चीजों को अवॉइड करें. नॉर्मल जो सोल्ट है उतना ही खाएं और पहले सोल्ट की पे नजर ना रखें आप. नेक्स्ट हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन. पहला पॉइंट है
किडनी डिजीज, हार्ट फेलियर, जब किडनी डिजीज हो जाती है तो किडनी जो है वाटर का रिटेंशन करना स्टार्ट करती है। एक्सेसिव वाटर का बैलेंस कौन करता है बॉडी में? मेनली मैक्सिमम बैलेंस तो किडनी के थ्रू होता है। जब किडनी अर्ली स्टेज में है तो वहां पे वाटर बैलेंस नहीं होगा, तो वाटर रिटेंशन ज्यादा होगा, उससे ही हो सकता है। हार्ट फेलियर हो गया, जब हार्ट पंप नहीं करेगा ब्लड को तो किडनी के पास नहीं जाएगा, किडनी के पास नहीं जाएगा तो प्यूरिफिकेशन हो, जो आपका फिल्ट्रेशन है वो नहीं होगा, और आपका सारा रिटेंशन होगा वाटर, और उससे प्रॉब्लम हो सकती है। सियाद, सियाद इज द सिंड्रोम ऑफ इनएडिक्वेट एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन। कहां वर्क करता है ये? एडीएच। और द लास्ट पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल, जो लास्ट पार्ट है जिसकी हम बात करें कटिंग डक्ट, वहां पे जो एपिथेलियल सेल से वो बाइंड होगा, और ये क्या कराता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। कितना परसेंट करवाता है? रीअब्जॉर्प्शन पढ़ाया था मैंने, 100% में से 99% को रीअब्जॉर्ब करवाया था मैंने, भूल गए? 65% पीसीटी से, 25% लूप ऑफ हेनले, 6 to 8% आपका सोडियम क्लोराइड एंड पी सेल, एंड लास्ट पार्ट पे 1 to 3% जो है एडीएच, और लास्ट बचता है 1% जो यूरिन बनेगा। पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था, कोई बात नहीं। एच रीअब्जॉर्प्शन करता है एडीएच, ये करता है 1 to 3%। सो अगर ये सियाद हो गया तो इसमें एडीएच का लेवल क्या हो जाता है? कम, और कम हो जाएगा तो यूरिन ज्यादा बनेगा, और यूरिन ज्यादा बनेगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सो ये